हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे सीजी बोर्ड क्लास 10th साइंस चैप्टर 6 इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। ये इस लेसन का 4th वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके पहले के तीनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे टाइप के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का यूज़ करते हैं एंड एक चीज़ जो है वो सभी नोटिस किए हैं कि अगर इन अप्लायंसेस को ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ किया जाए तो क्या होता है, ये सारे जो है वो हीट होने लगते हैं, हीटअप हो जाते हैं ना, सारी अप्लायंसेस गर्म हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल बल्ब हो गया या मोटर हो गया, अगर इसको ज़्यादा देर तक ऑन करके छोड़ दोगे तो क्या होगा, वो हॉट हो जाता है कुछ देर के बाद। व्हेन करंट फ्लोज इन एनी कंडक्टर सम इलेक्ट्रिक एनर्जी इज लॉस्ट। क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है ना, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो उन लोग लूज़ करते हैं। अब क्योंकि लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या है कि एनर्जी ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय। तो अगर कंडक्टर से यूज़ करते वक्त में इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर लॉस हुआ है तो ऑब्वियसली वो किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ होगा, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है हीट एनर्जी में एंड इसी रीज़न के वजह से जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो हीट अप हो जाते हैं एंड दिस इफेक्ट इज़ नोन एज थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे जो हीट जनरेट हो रहा है सर्किट में वो इसी थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट के वजह से हो रहा है। अब इसका और ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। थर्मल रूल ऑफ जूल। अब ये क्या है, तो मान लो कि कोई एक सर्किट है जहाँ से आई करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट जो फ्लो हो रहा है उसको आई से डिनोट कर दे रहे हैं। वो जो सर्किट है वो जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसको आर ले लेते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको वी ले लेते हैं। और ये दोनों टर्मिनल्स के बाद अगर अब हम लोग वहाँ से देखें कि कितना चार्ज वहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो और टाइम को लिया है टी सेकेंड्स, ठीक है। तो चार्ज जो फ्लो हो रहा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है एंड क्यू विल बी इक्वल टू आई इंटू टी। ये हम लोग इस लेसन का जो फर्स्ट पार्ट होगा ना वीडियो का, वहाँ पे पढ़े थे चार्ज का फॉर्मूला, तो आप वहाँ से इसको रिकॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का जो डेफिनेशन था उसके अकॉर्डिंग टोटल वर्क डन टू मूव अ चार्ज q इन टाइम t अक्रॉस द टू टर्मिनल्स विल बी इक्वल टू w इक्वल्स टू q इंटू वी। और क्योंकि अभी जस्ट हम लोग देखें q का वैल्यू क्या है i इंटू टी, तो इसको हम लोग इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, w विल बी इक्वल टू v इंटू आई टी। ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है। अब द वर्क डन टू मूव चार्ज q फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड अक्रॉस द रेजिस्टेंस r मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज द हीट जनरेटेड इन द रेजिस्टेंस। अब क्योंकि रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग W को रिप्लेस कर देंगे H से। H क्या है, हीट है, तो वर्क डन जो है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे हीट से, तो H विल बी इक्वल टू वी आई टी। अब यहाँ पे हम लोग को पता है कि V का वैल्यू क्या है, तो V इज इक्वल टू आई आर, तो वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, V की जगह पे आई आर लिख देंगे, तो H का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। इस इक्वेशन में हम लोग आई आर पुट करेंगे तो H विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसी रूल को या फिर ये जो इक्वेशन बन के आ रहा है ना, इसी इक्वेशन को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। एंड इस लॉ के अकॉर्डिंग, अब जैसा आपको फॉर्मूला में दिख रहा है इसी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना। इस लॉ के अकॉर्डिंग, ये क्या है, जूल्स लॉ है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। फर्स्ट है द हीट जनरेटेड इन द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट आई, ठीक है। एच किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई स्क्वायर के, यहाँ पे हो गया ये फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, हीट जनरेटेड इन द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। एच किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर के, यहाँ दिख रहा है एच के साथ में यहाँ आर दिया हुआ है। थर्ड पॉइंट, हीट जनरेटेड इन द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टी ऑफ द करंट फ्लो। एच किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम टी के। तो यही वाला इक्वेशन जो है वो उससे देख देख करके आप सारे ही तीनों पॉइंट्स को ईजिली लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो लॉ बन के आया वो हो गया आपका जूल्स लॉ। नेक्स्ट है अब इलेक्ट्रिक पावर। द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। यानी कि वो रेट जिसपे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो किसी भी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है उसको इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। ये इक्वल होता है किसके, तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट मतलब आई और इनटू पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी। पावर को हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू वी, ठीक है। पावर को पी से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे द रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यानी कि जितना एनर्जी लॉस हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में उसको भी इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। क्यों,
क्योंकि जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो हीट के फॉर्म में लूज हो जाता है, जस्ट अभी पढ़े थे। तो वो भी क्या है, इसका पावर है। तो अदर वर्ड में पावर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ वर्क डन इज़ नोन एज पावर, जिसको पी से डिनोट कर देते हैं। नाउ एज्यूम करो फिर से कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको आई से डिनोट कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को वी से डिनोट कर रहे हैं। तब उस केस में वर्क डन विल बी इक्वल टू वी आई टी, जस्ट अभी देखे थे इससे पहले, ठीक है, डब्ल्यू इक्वल्स टू वी आई टी। अब लॉस ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड विल बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, और डब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है, वी आई टी, यानी कि वी आई टी अपॉन टी। तो ये टी और टी क्या होगा, कट हो जाएगा, तो वी आई बचेगा। यानी कि हम लोग पावर को लिख सकते हैं पी इक्वल्स टू वी इंटू आई, ठीक है। यहाँ पे अभी जस्ट वही देखे थे, इलेक्ट्रिक करंट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ से उसका स्टेटमेंट भी मिल गया। अब ये जो पावर है इसका एसआई यूनिट होता है वाट। नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5, जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी सर्किट में एट किसी भी टाइम पे, टाइम टी जैसे ले रहे हैं, तो वो कितना हो रहा है, पी इंटू टी विल बी इक्वल टू वी आई टी। तो एच का वैल्यू भी तो होता है वी आई टी, इसलिए एच विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। जस्ट अभी से पहले देखे थे, क्योंकि वी का वैल्यू आई आर वहाँ पे पुट किए थे। तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड, यानी कि एच जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है आर डब्ल्यू एच से। डब्ल्यू एच मतलब वाट आवर है। तो 1 किलोवाट आवर का वैल्यू होता है 1 यूनिट, यानी कि 1000 वाट इंटू 1 आवर। तो 1000 वाट इंटू 1 आवर का मतलब कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड्स। अब 1000 लिखा है, इसको हम लोग 10⁻³ लिख सकते हैं, और यहाँ पे 3600 लिखा है। तो अगर मैं इसमें से 00 हटाऊँ, इसको मैं नॉर्मली 36 इंटू 100 लिख सकती हूँ, ठीक है। फिर 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻²। इन दोनों को अगर सम करोगे तो आ जाएगा 10⁻5, बचा क्या, 36। तो 36 इंटू 10⁻5 वॉट सेकेंड। या फिर यहाँ अगर मैं एक डेसिमल लगा दूँ तो एक ज़ीरो और शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 3.6 इंटू 10⁻6 वॉट सेकेंड। इस वॉट सेकेंड को जूल भी बोलते हैं, इसलिए 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये भी हम लोग यहाँ से याद कर सकते हैं कि 1 किलोवाट का वैल्यू इतना होता है। नाउ अगर कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है हमारे घर पे, तो वो कितना इलेक्ट्रिसिटी या फिर कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कंज्यूम कर रहा है, अगर वो चीज़ आपको मेजर करना होगा तो उसके लिए हम लोग ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड यूनिट्स में, ठीक है। कितना इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम किया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस इंटू पावर ऑफ अप्लायंस इंटू टाइम इंटू नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाई 1000, ये फार्मूला है। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे एग्जाम्पल 3, सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं। तो किसी भी एक घर में टोटल 4 बल्ब्स लगे हुए हैं, 60 वाट के हैं, जो कि बर्न हो रहे हैं डेली कितने, 4 आवर्स के लिए डेली, ठीक है। 2 फैन हैं, वो 80 वाट के हैं और 10 आवर्स के लिए डेली। तो कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन 1 मंथ, और जो भी वैल्यू कंज्यूम हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, और रेट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर दिया हुआ है ₹2 पर यूनिट। तो देखो किसी भी जगह पे जो कंज्यूम हो रहा है, ठीक, क्या क्या चीज़ लिए हम लोग, 4 बल्ब 60 वाट के 4 आवर्स के लिए वो रन हो रहे हैं। तो 1 मंथ में कितना निकलेगा, जो फॉर्मूला दिया था उसके अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ अप्लायंस इंटू कितने एनर्जी वो कंज्यूम कर रहे हैं, इंटू कितने आवर्स तक वो चल रहे हैं, इंटू कितने दिन के लिए चल रहे हैं। तो 30 डेज, 1 मंथ यानी 30 डेज, जनरल में इतना ही लेते हैं, डिवाइडेड बाई 1000। जो फॉर्मूला था वहाँ वैल्यूज़ पुट किए, ये आपका आंसर आया। नेक्स्ट है जो 2 फैन हैं उनके लिए, तो 2 फैन थे, 40 वाट वो दे रहे थे, तो 2 इंटू 80 दे रहे थे, 2 इंटू 80 किए। उसके बाद 10 आवर्स डेली चल रहे थे, तो इंटू 10 किए। उसके बाद 1 मंथ के लिए यानी कि 30 डेज़ के लिए, तो इंटू 30 किए, डिवाइडेड बाई 1000, तो ये वैल्यू आया है। अब कितना रेट चल रहा है, तो ₹2 पर यूनिट। टोटल यूनिट कितना आ रहा है यहाँ पे आपका, टोटल आ रहा है इतना यूनिट, तो इंटू 2 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 153.6। नेक्स्ट देखते हैं अब एक और एग्जांपल दिया है उसको, 100 जूल हीट इज बीइंग जनरेटेड बाय 4 ओम रजिस्टर, देन कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्मिनल्स ऑफ द रजिस्टर। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस। अब हीट दिया हुआ है यहाँ पे 100 जूल, तो H इक्वल्स टू 100 जूल लिखेंगे। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम, टाइम दिया है 1 सेकेंड, और वोट निकालना है आपको, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V निकालना है आपको। तो यहाँ पे हीट वाले फॉर्मूला में जस्ट हम लोग देखे थे ना, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो अगर हम लोग I के टर्म्स में लिखें इसको, करंट के टर्म्स में, तो करंट किसके इक्वल हो जाएगा, H यहाँ ले लिए हम लोग, और आर टी जो है इसके नीचे चला जाएगा, तो H अपॉन आर टी। अब I क्योंकि स्क्वायर में है तो स्क्वायर इधर देंगे तो रूट आ जाएगा, तो I इक्वल्स टू अंडर रूट H अपॉन आर टी। H का वैल्यू यहाँ 100 है तो 100 लिखे, और नीचे R है 1 इंटू R है 4 इंटू T है 1,
4 इंटू 1 यानी कि 4 ही आएगा। तो कितना आएगा आपका टोटल 100/4 ऐसे करके आएगा। अभी आप इसको कट करोगे तो 25 बचेगा, तो √25 यानी कि 5 एम्पियर। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फिर अभी हम लोग को क्या पता चला है, आई पता चला है। हम लोग को क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी फाइंड करना है। तो वी का फॉर्मूला होता है IR। आई हम लोग को मिल गया 5 और आर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है पहले से ही 4। 5 इंटू 4 20 वोल्ट्स, ये हो गया आपका सोल्यूशन। नेक्स्ट है यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है। In an electric bulb, the filament is made up of thin tungsten wire, metal wire, which appears short in length, but actually it is 6 feet long and is made by tightly coiling the wire। यानी कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं ना, उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन वायर का बना हुआ होता है, और इसका जो लेंथ है वो बहुत छोटा सा दिखता है, लेकिन एक्चुअल में वो 6 फीट लॉन्ग होता है। जितना लंबा होगा उतना ही तो वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ना, इसलिए लेंथ बहुत लंबा रहता है, लेकिन उसको टाइटली कॉइल कर करके छोटा सा बना देते हैं। नेक्स्ट है अब यहाँ पे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। हमारे घरों में जो भी इलेक्ट्रिक पावर जो है वो सप्लाई होता है, वो मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई जो मेन लाइन है वहाँ से आता है। अब ये जो मेन लाइन है उससे जो ये हम लोग तक पहुँच रहा है ना, वहाँ पे टोटल 3 वायर्ड केबल्स होते हैं। इलेक्ट्रिक केबल्स वहाँ पे 3 वायर्ड होते हैं। ये जो तीनों वायर्स हैं उन सब का अपना अपना कलर कोड होता है। जैसे कि 3 डिफरेंट कलर्स आपको जो देखने के लिए मिलेंगे, उसमें से एक रहता है रेड, जो कि लाइव करंट के लिए रहता है। जो रेड वाला वायर है उसमें से लाइव करंट फ्लो हो रहा होता है। उसके अलावा एक ब्लू या फिर ब्लैक कलर का होगा, ठीक है, दो में से कोई एक कलर रहेगा, और दोनों ही कलर का होता है न्यूट्रल फेस। वहाँ से न्यूट्रल फेस है, वो ब्लू हो या फिर ब्लैक हो। थर्ड वायर जो है वो ग्रीन कलर का होता है और वो अर्थिंग का वायर होता है। अब हमारे कंट्री में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा 220 वोल्ट पे सेट है, ठीक है। और जो भी अर्थ वायर है वो थिक कॉपर का बना हुआ होता है, जिसका जो एंड पॉइंट होता है उसको ज्वाइन कर देते हैं एक कॉपर प्लेट से, एंड इस कॉपर प्लेट को अंडरग्राउंड एकदम डीपली बरी कर देते हैं, ठीक है, बहुत डीप उसको वहाँ पे डाल देते हैं। नाउ इट इज़ देन जॉइन टू मेन स्विच थ्रू इलेक्ट्रिक मीटर। इलेक्ट्रिक मीटर के थ्रू क्या करते हैं, मेन स्विच में उसको ज्वाइन कर देते हैं। जो लाइव करंट है ना वायर में, और न्यूट्रल वायर जो है, वो दोनों क्या है, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई पोल से वो डायरेक्टली आता है, और उसको पहले अटैच किया जाता है स्टेशनरी बॉक्स हाउस से, और उसके बाद हम लोग के इलेक्ट्रिक मीटर में। नाउ द होल सर्किट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम करंट ओवरलोडेड और शॉर्ट सर्किट बाय यूजिंग फ्यूज़। अब क्या करते हैं कि जो पूरा का पूरा सर्किट है उसको करंट बहुत ज़्यादा उसमें ना आ जाए या शॉर्ट सर्किट मत हो, उसके लिए क्या करते हैं, फ्यूज़ लगाते हैं वहाँ पे। अब ये फ्यूज़ क्या है, तो फ्यूज़ जो है वो बहुत ही वहाँ पे छोटा सा वायर यूज़ करते हैं, मतलब जो कि एक्चुअल में किसी भी मेटल एलॉय या फिर कोई भी मतलब मेटल या फिर मेटल के एलॉय से बना हुआ होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल में एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। ये जो है जब उन सब का अपना एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, इन सारे मेटल्स का अपना फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है, तो जो करंट है अगर वो एक्सीड कर जा रहा है इनके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा लिमिट, तो क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएंगे, और मेल्ट होंगे तो जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक होगा तो करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा। तो जो भी सारे डोमेस्टिक सर्किट्स हैं उनमें यूजुअली जो फ्यूज़ वायर यूज़ होता है उनका करंट रेटिंग 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर या फिर 10 एम्पियर तक होता है। ये जो है ना, फ्यूज़ हो जाने की वजह से क्या होगा कि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई होना बंद हो जाएगा, एंड इसी की वजह से ना कोई भी जैसे शॉर्ट सर्किट से जो फायर कैच कर लेते हैं डायरेक्टली वहाँ पे, वो सारी चीज़ों से बच जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होगा, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट वहाँ पे इवॉल्व होता है, तो उस हीट की वजह से कभी स्पार्किंग तो कभी कभी फायर देखने के लिए मिल जाता है। उसी चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूज़ वायर्स लगाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसमिट हो रहा है पावर स्टेशन से, वो ज़्यादातर की ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, मतलब AC करंट। ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ करंट है जो कि डायरेक्टली या फिर कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, ठीक है, वो स्टेबल नहीं रहता है। ऑल्टरनेटिंग करंट है वो स्टेबल नहीं रहता है, कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है। डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो करंट है वो 5 एम्पियर का सप्लाई होता है, और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए 15 एम्पियर का, और इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ तक रहता है। नेक्स्ट है द करंट प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल और बैटरी, ठीक है, कोई सेल या बैटरी जब हम यूज़ करते हैं उसमें से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो फिक्स्ड होता है। जैसे यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग था ना, इसलिए इसको ऑल्टरनेटिंग करंट बोल रहे थे, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा था। लेकिन जो सेल या बैटरी प्रोड्यूस करते हैं वो फिक्स्ड रहता है, और उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 हर्ट्ज़ रहता है। इसको हम लोग DC करंट बोलते हैं। तो यहाँ से आप AC और DC करंट का डिफरेंस लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ दिख रहा है इसका 50 हर्ट्ज़ और इसका 0 हर्ट्ज़ है। ये ऑल कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है और ये फिक्स्ड रहता है। तो ये सारे इनके डिफरेंसेस हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते वक्त क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जब ओवरलोड हो जाता है या शॉर्ट सर्किट वहाँ पे होता है तो फायर तक वो कैच कर लेता है। तो उससे बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस है।
फर्स्ट है जो स्विच या प्लग है उनको टाइटली फिट करना चाहिए, अगर वो लूज़ रहेंगे तो वहाँ पे स्पार्क आने लगता है। जो वायर हैं उनको प्रॉपर कवर करना चाहिए किसी भी इंसुलेशन से, जैसे आप जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखे होंगे इनके जो वायर्स होते हैं उसके ऊपर में कोटिंग लगा होता है, डायरेक्टली आप कॉपर या एल्यूमिनियम के वायर्स नहीं देखेंगे, ऊपर से प्लास्टिक कोटिंग रहता है। जो भी डैमेज्ड वायर्स हैं या फिर पुअर कंडीशन में वायर उनको इमीडिएटली रिप्लेस कर देना चाहिए। जो भी सर्किट है उसको इमीडिएटली स्विच ऑफ कर देना चाहिए अगर फायर देखने के लिए मिलता है तो। और उसके बाद सारे सर्किट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए फ्यूज़ वायर से, जो कि प्रॉपर मटेरियल और प्रॉपर रेटिंग का हो। जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रहते हैं उन सबको प्रॉपरली अर्देंड करना चाहिए। और उसके बाद कोई भी सर्किट का कोई भी पार्ट हो उसको आपके वेट हैंड से आपको कभी भी टच नहीं करना चाहिए। तो ये सारे प्रिकॉशंस हैं इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते टाइम। इसके बाद अब आपके लेसन में कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल्स दिए हैं, उनको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। इस सर्किट डायग्राम में एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि इसका जो करंट है वो यहाँ दिया है 0.5 एम्पियर, और ये 10 मिनट्स तक वहाँ से मतलब ग्लो हो रहा है जैसे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, आपको चार्ज निकालना है। अब चार्ज का फॉर्मूला आपको पता है I इंटू टी। आई का वैल्यू दिया है, टी का वैल्यू दिया है, सिंपली आप मल्टीप्लाई करेंगे 3000 कूलम्ब। नेक्स्ट है एक मेटालिक वायर है जिसका लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर। जो जो चीज़ है वो आप नोट करेंगे, ठीक है। लेंथ 1 मीटर यहाँ पे दिया है तो हमने यहाँ नोट कर लिया वायर का लेंथ। रेजिस्टेंस दिया है 26, वो आप नोट कर लिए यहाँ पे। टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। अच्छा ठीक है, फाइंड क्या करना है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी फाइंड करना है। तो रेजिस्टिविटी में टेम्परेचर का तो कोई रिलेशन है नहीं, तो टेम्परेचर नहीं नोट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया है डायमीटर दिया है वायर का 0.3 मिलीमीटर, तो वो आप नोट करेंगे 0.3 मिलीमीटर, जिसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पहले तो 0.3 के लिए आप 3 इंटू 10 लिख सकते हैं, 3 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। और उसके बाद अब मिलीमीटर को मीटर में कर रहे हैं, मतलब इंटू 10⁻3, ओवरऑल 10⁻4 आ जाएगा। तो 3 इंटू 10⁻4 मीटर हो गया उसका लेंथ, ठीक, डायमीटर। इस डायमीटर को अगर आपको रेडियस में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5, इस 3 को डिवाइड करेंगे तो 1.5, और ये 10⁻4 S2S लिख लेंगे। तो इतने वैल्यूज़ आपके पास आ गए, आपको रेजिस्टिविटी निकालना है। अब रेजिस्टिविटी यानी कि रो इज इक्वल टू RA/L, लेसन में हम लोग इसको डिटेल में पढ़े हैं। अब यहाँ से अब एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, तो एरिया होता है πr²। तो आप रिप्लेस कर दिए उसको a को πr² से, तो R πr²/L, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इन सब चीज़ का वैल्यू आपको पता है, सब कुछ को यहाँ पे पुट करेंगे तो R का वैल्यू 26 इंटू पाई का वैल्यू 22, और R स्क्वायर है मतलब 1.5 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड बाई क्या, तो L। अब लेंथ हम लोग को पता है 1 मीटर है तो हम लोग 1 मीटर यूज़ करेंगे। पाई का वैल्यू 22/7 है इसलिए यहाँ पे 7 दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टिविटी का वैल्यू आ जाएगा 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम पर ओम मीटर, और इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है वो कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में बहुत सारे रेजिस्टर्स को कंबाइन किए हैं, जैसे कि R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है। 5 डिफरेंट रेजिस्टर्स को यहाँ पे कंबाइन किए हैं एंड सबका यहाँ पे दिया हुआ है किसका कितना ओम वहाँ पे वैल्यू है। जैसे R1 10 है, R2 40 है, R3 30 है, R4 20 है और R5 60 ओम है। अब इन सब में आपको जो यहाँ पे कॉमन एक बैटरी यूज़ किया है वो है 12 वोल्ट का। आपको फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस एंड उसके बाद टोटल करंट। अब रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप देखोगे कि पहले R1 और R2 को पैरेलल में कंबाइन किया है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/R विल बी इक्वल टू क्या, 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R के लिए क्या लिखिए, जैसे R को यहाँ पे R डैश लिया है, ठीक है, बाकी सबसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए R डैश लिया है, तो R1/1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 का वैल्यू 10 है तो 1/10, और R2 का वैल्यू 40 है इसलिए 1/40। ओवरऑल जब 10 और 40 का आप LCM निकालोगे तो आएगा वैल्यू 40, एंड उसके बाद में फिर सॉल्व करोगे तो 5/40। अब ये किसका वैल्यू है, तो 1/R डैश का वैल्यू है, तो फ्लिप कर देंगे दोनों चीज़ों को। R का वैल्यू कितना हो जाएगा 40/5 यानी कि 8 ओम। अब वैसे ही इन तीनों के लिए, तो ये तीनों भी फिर वैसे ही पैरेलल में है, तो कैसे करेंगे R3, ठीक है, 1/R3 यानी कि 1/30 प्लस 1/R4 यानी कि 1/20 प्लस 1/R5 यानी कि 1/60। फिर LCM निकालेंगे तो 6/60 आएगा। फिर क्या करेंगे, सेम वैसे ही फ्लिप करेंगे इसको, यानी कि 60/6 यानी कि 10 ओम आया।
अब दोनों का आगे आपको क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। तो पहले वाले का वैल्यू आया है 8 और ये वाले का वैल्यू आया है आपका 10। अब ये दोनों जो है वो सीरीज़ में आ गए। सीरीज़ के लिए सिंपली आर और आर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आर डैश और आर डबल डैश को ऐड करना है। 8 ओम प्लस 10 ओम यानी कि 18 ओम, ये निकल गया आपका रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू। नेक्स्ट है आपको निकालना है क्या, यहाँ पे टोटल करंट। अब करंट के लिए हम लोग ओम्स लॉ यूज़ करेंगे। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई विल बी इक्वल टू वी अपॉन आर। वी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 12, तो आप लिखिए 12, और आर का वैल्यू अभी फाइंड किए 18, तो लिखेंगे 18। 12 अपॉन 18 विल बी इक्वल टू 0.67 एम्पियर। ये हो गया आपका आंसर थर्ड वाले एग्जाम्पल का। फोर्थ एग्जाम्पल दिया है, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका कि हाईएस्ट थर्मोसेट सेटिंग जो है वो दिया हुआ है यहाँ पे 840 वॉट का, और लोवेस्ट सेटिंग दिया है 360 वॉट का। तब आपको जो वोल्टेज सोर्स है वो 220 वोल्ट का है। आपको निकालना है रेजिस्टेंस दोनों सिचुएशन में। अब हम लोग को पता है पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। हम लोग को क्या निकालना है, आई। आई का वैल्यू हो जाएगा P अपॉन वी। अभी हम लोग को जो फर्स्ट रेटिंग है, ठीक है, हाईएस्ट रेटिंग है, उसके अकॉर्डिंग आई का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो हाईएस्ट रेटिंग में आई हम लोग क्या ले रहे हैं, P अपॉन वी। तो P कितना है, हाईएस्ट के लिए 840 है, तो 840 अपॉन वी तो 220 है, तो 220 लिखेंगे, तो ये वैल्यू आया है 3.82 एम्पियर। उसके बाद सेम रेजिस्टेंस निकालना है। अब इसमें हम लोग को क्वेश्चन में तो रेजिस्टेंस निकालने बोला है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V अपॉन आई, इसलिए हम लोग आई फाइंड किए। तो V का वैल्यू दिया हुआ है वो हम लोग रखे यहाँ पे, I का वैल्यू अभी कैलकुलेट किए वो रखे, तो आंसर आ जाएगा 57.60 ओम। नेक्स्ट है जब वो लोवेस्ट रेजिस्टेंस जो ऑफर लोवेस्ट सेटिंग है उस पर देखना है, तो लोवेस्ट सेटिंग में 360 वाट है। तो 360 वाट के लिए फिर अगर I निकालेंगे मतलब P अपॉन वी, तो P आ गया 360 और V 220, तो 360 अपॉन 220 1.6 आया। अब इसके लिए R निकालेंगे V अपॉन आई, तो आई यहाँ निकल गया, V सेम है 220 अपॉन 1.64 यानी कि 134.15 ओम। ये सॉल्व हो गया आपका सारा न्यूमेरिकल। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आया। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल। नेक्स्ट वाले सारे वीडियोस एंड इससे पहले वाली वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।